नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में तो बड़े हेडलाइंस के बाद खबरों को दिल्ली से खबर है। सीएम धामी ने अमित शाह से मुलाकात की और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, देखिए बहुत बड़े एजेंडे के साथ यहाँ पर पहुंचे, तो देखिए अमित शाह से भी मुलाकात यहाँ पर हुई है सीएम धामी की, यानी कि एजेंडा क्लियर है यहाँ पर कि कई सारे काम है, लेकिन सब में दो काम तो सबसे प्रमुख इनके हो जाते हैं। एक तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और दूसरा यूसीसी को लेकर जो प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल पंकज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा कई मायनों में कई अहम बिंदुओं पर ये दौरा निर्भर करता है और कई जो चीजें हैं वो इस बार के इस दौरे के बाद में खुलकर सामने भी आएंगी। हालांकि जहां तक की बात की जाए, इस दौरे में जो मुख्य रूप से जो सांसदों के साथ बैठक है उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 तारीख को कल जो होगी उसमें भी शिरकत करेंगे। लेकिन कल से लेकर के आज तक, कल शाम को अचानक जैसे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान जो यूसीसी की जो कमेटी, जो ड्राफ्ट कमेटी जो मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई थी, उस कमेटी के तमाम सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे और माना यह जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यूसीसी का जो ड्राफ्ट है जो तैयार हुआ है उसको लेकर के चर्चा की है और उसको कैसे कैसे आगे की प्लानिंग की जाए, क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट पहले ही तैयार हो चुका है, जिसको जो कमेटी के द्वारा पहले ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसके बारे में बताया जा चुका है, लेकिन अभी उसकी छपाई हो रही थी। लेकिन अभी उत्तराखंड सरकार को वो ड्राफ्ट अभी नहीं सौंपा गया है। लेकिन गृह मंत्री से मुलाकात के बाद माना यह जा रहा है कि आगामी जो मानसून का सत्र है उससे पहले यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो कमेटी के पास, सरकार के पास पहुंच जाए और सरकार उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए जो भी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरी करने की प्रोसेस में उसको ले जाए, क्योंकि कैबिनेट में जाएगा या फिर उसका विधेयक पास हुआ और विधेयक पास होने के बाद जब सदन में विधेयक पास होगा, राज्यपाल उस पर सहमति देगा, तमाम लंबी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। इस उद्देश्य से ये बैठक काफी, इस जो दौरा है ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, केंद्र सरकार जुटी हुई है। तो ऐसे में यूसीसी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। उत्तराखंड में इसको लागू करके एक नजीर पेश की जाए ताकि लोगों को और ज्यादा लुभाया जा सके और वोट बैंक पर जो सेंध है बीजेपी की वो सेंधमारी पूरी हो सके। बिल्कुल, तो पवन, हम लगातार देख रहे हैं कि इससे पहले भी जब दिल्ली दौरे पर आए थे तो तब भी वो 2-3 दिनों के दौरे पर थे और तब भी यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन साथ थे और इस बार भी साथ है। मतलब कि एजेंडा क्लियर है कि अब हमें हर हाल में ये किन प्रकार इसको लागू कर ही लेना है, बस सहमति जो है, रजामंदी जो है वो केंद्र से मिल जाए। बिल्कुल, केंद्र से सहमति एक तरह से पूरी तरह से केंद्र सहमत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछली बार जब कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जब वर्चुअली संवाद स्थापित कर रहे थे उस समय भी यूसीसी का जिक्र उन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। इसके जो फायदे हैं वो भी उन्होंने गिनाए थे। ऐसे में एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार भी ये चाहती है देश भर में समान नागरिक संहिता जैसे कानून लागू हो और जिसकी नजीर जो बने वो उत्तराखंड बने, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पहल की है और इस ड्राफ्ट के लिए एक बेहतरीन जो कमेटी का भी गठन किया गया था। कमेटी ने लगभग 2.5 लाख लोगों के सुझाव लेने के बाद में ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है और ऐसे में ये संभव है कि चुनाव से पहले किसी भी सूरत में उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा जो देश के अन्य प्रदेशों के लिए नजीर बनेगा और अन्य प्रदेशों में भी वो पास करके केंद्र सरकार इसको लाएगी, क्योंकि 2024 में अब चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। यही वजह है कि 25 तारीख को सभी सांसदों का बैठक हो रही है दिल्ली में, जिसमें सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश ये संगठन मंत्री, ये सभी लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि 25 के बाद कोई बड़ा फरमान जारी हो सकता है। शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे पर, दिल्ली दौरे पर सीएम धामी और यूसीसी को लेकर उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की, चर्चा की है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहां 25 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के सभी सांसद शामिल होंगे। बता दें आपको कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके। वहीं महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चला है उसके बारे में चर्चा की जाएगी।
किस तरह से आगामी कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है, इस पर भी बात होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में राज्य सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ता आम लोगों के पास जाएंगे, इसके बारे में विचार किया जाएगा। यानी कि उत्तराखंड क्या करने वाला, उत्तराखंड की जो बीजेपी इकाई है वो क्या कर सकती है और केंद्र से क्या कुछ उन्हें बताया जाएगा, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वो क्या बताएगा, ये सभी कुछ यहां पर होगा। तो देहरादून से महेंद्र भट्ट भी रवाना हो चुके हैं और 25 तारीख को ये बैठक होगी। सीएम धामी पहले से मौजूद हैं और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे इस बैठक में, तमाम सांसद मौजूद रहेंगे और हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक और इसी के लिए महेंद्र भट्ट भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, उनकी अगुवाई में बैठक होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर तय की जाएगी, तैयार की जाएगी। तो बीजेपी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में 25 तारीख को कल, और इस बैठक में तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे, प्रभारी मौजूद रहेंगे और सभी सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कहीं ना कहीं तय कर लिया जाएगा कि अब हमें किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। उपलब्धियां तो हम लगातार गिना रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे भी हमें तय करने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं वोटर्स को रिझाए, वोटर्स को लुभाए और बीजेपी के लिए वोट करने के लिए मजबूर करे। तो ऐसे कुछ मुद्दों का चयन भी शायद इस बैठक में हो सकता है। तो सीएम धामी इस बैठक में शामिल होंगे और सभी 5 सांसद जो उत्तराखंड के वो शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक और इसी को लेकर देहरादून से रवाना हुए हैं महेंद्र भट्ट, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के। देखिए हलचल पूरे देश में इस वक्त है इस बैठक को लेकर। हर एक स्टेट यूनिट जो है वो इस कार्रवाई में जुटी हुई है कि किस तरीके से हमें इस बार जनता के बीच जाना है, वापस से हमें ज्यादा से ज्यादा सांसद जिताना है, ज्यादा सांसद मतलब सत्ता में आना है। और खबर चमोली से, जहां पर देर रात भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा जखेड़ गदरे में बह गया बद्रीनाथ का। वहीं गौचर में मूसलाधार बारिश से पुस्ता टूटने से मौके पर 5 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। तो देखिए बहुत जोरदार तरीके से यहां पर बारिश हुई है और इसमें देखिए कैसे गाड़ियां जो है वो बही हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। वो भूस्खलन होने की वजह से पुस्ता तक टूट गया है। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है और आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। गौचर के निकट कमेड़ा स्थान पर लगभग 100 मीटर नेशनल हाईवे वॉशआउट हो गया है और इस पर NHIDCL की टीम लगी हुई है। वो प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं और इस पर तेज़ी से काम हो रहा है। साथ ही हम एक ऑल्टरनेट मार्ग की सूचना सभी लोगों को दे रहे हैं। उम्मीद है कि ऑल्टरनेट मार्ग भी अगले 1-2 घंटे में खुल जाएगा। इसके अतिरिक्त कर्णप्रयाग गैरसैंण मार्ग पर कालीमाटी पर जो है रोड ब्रीच हुई थी, तो उसमें फिलहाल रोड को जोड़ दिया गया है। अभी उसके कॉम्पैक्शन और उसके सेफ्टी वर्क का काम चल रहा है और वो भी शाम तक खुल जाएगा। बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा के समीप 30 से 40 मीटर लगभग बह गया है। इसके बहने के बाद यहाँ पे यातायात प्रभावित हो गया। अभी यहाँ पे प्रशासन और जो NHIDCL की टीम मौके पे पहुँच गई है और बताना अभी संभव नहीं है कि कितना समय इसको खुलने में लगेगा। प्राइम न्यूज़ के लिए कर्णप्रयाग चमोली से अनिल राणा। तो देखिए बारिश जो है वो उत्तराखंड के लिए और खासतौर तमाम पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है हर बार जब भी होती है। इधर सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल 25 छात्रों को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम के दौरान कई सफल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ के 25 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा में अपना स्थान बनाया। इसके साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि आगामी वर्षों में उत्तराखंड का परचम पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, लहराना चाहिए, जिसके लिए कम से कम सफल अभ्यर्थियों की संख्या 108
के ऊपर हो और खासतौर पर उत्तराखंड की बेटियां जो कि सभी दिशाओं में उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रही हैं, वो सिविल सेवा में भी अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें, उत्तराखंड सिविल सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बने। इसके लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संकल्प संस्था, जो कि अभी तक 8000 से ऊपर IAS तैयार कर चुकी है, को निमंत्रण भी दिया कि वो उत्तराखंड में एक शाखा खोले ताकि उत्तराखंड के अभ्यर्थी उसका लाभ ले सके। सच कहूँ तो आज का दिन बहुत शुभ है। आई फेल्ट वेरी प्राउड कि हमारे 25 हमारे बेटे बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम में सक्सेस हासिल की है। जो पहली सक्सेस है वो 39th लेवल की है और उनका नाम गरिमा है। सचमुच गरिमा में, उत्तराखंड की गरिमा में उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। हमने ये देखा है कि ये इनकी कड़ी मेहनत थी, इनके माता पिता इनको जो ट्रेन किया, उनके जो मदद से और इनकी खुद की मेहनत से एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। हर एक सफलता के साथ में दिल करता है कोई संकल्प लिया जाए, तो इसलिए एक संकल्प लिया है कि हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी और SDS यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हम ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जहां पर हमारे युवा को, हमारी बेटियों को और जिनको ये अवेलेबिलिटी हासिल नहीं है, उनके लिए किस प्रकार से यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए उनको ट्रेन किया जाए, उसका कार्यक्रम हम अक्टूबर के महीने से शुरू कर रहे हैं। उसकी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दी है। और हमने आज बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में स्थित जो संकल्प संस्था है, जिन्होंने 1986 से हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं और आज के दिन में 8500 को तैयार किया है। इस साल भी तकरीबन 500 उनके सक्सेस रेट, 500 उनके स्टूडेंट्स ने सक्सेस लिया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारे देहरादून के अंदर में भी अपनी एक संस्था को इस्टेब्लिश करें और इसका कनेक्शन, ये जो एक्सपर्टीज होगा, जो ट्रेनर्स हैं, जो कोच और मेंटर करते हैं, इनको हम तीनों यूनिवर्सिटी के साथ भी मिलाएं ताकि हमारा जो यूपीएससी का रिजल्ट है और भी अच्छा हो। एक बहुत ही नम्रतापूर्ण भगवान से ये आज चाहा भी है कि अगले साल या आने वाले सालों में हमारा जो सक्सेस है उन 2 डिजिट से बढ़कर 3 डिजिट तक होना चाहिए, यानी कि 100 से भी ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी और एक बहुत ही एक सोशल कमिट के साथ में चलना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि प्रोफेसर संतोष तनेजा जी और उनकी टीम जो हमारे साथ पधारे हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि किस प्रकार उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनको अपने इस कार्य के साथ में मिलाया जाए ताकि आने वाले जो यूपीएससी के एग्जाम्स होंगे उसके अंदर में हमारा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा। और पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब एडीजे कोर्ट कोटद्वार में अंकिता के परिजनों की तरफ से अधिवक्ता अवनीश नेगी पैरवी करेंगे। दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों की मांग पर विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। जितेंद्र रावत की जगह अब कोर्ट में अवनीश नेगी गुनाहगारों को सजा दिलाने का काम करेंगे। अवनीश नेगी पूर्व में एडीजीसी पौड़ी रह चुकी है और उन्हें वकालत का लंबा अनुभव भी है। माता पिता और उत्तराखंड की जनता के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपने स्तर से भरपूर कोशिश और मजबूत पैरवी इस केस में करूंगा ताकि जो अभियुक्तगण हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं आप सब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। नहीं, उनके द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है तो मैं उस विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके भावनाओं की और जनता की जो मेरे ऊपर विश्वास है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। तो अंकिता हत्याकांड की पैरवी करेंगे अब अवनीश नेगी और परिजनों ने। और भगवान सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके। भगवान, जाहिर सी बात है कि एक मामला ऐसा है जिसमें जो परिजन लगातार न्याय की गुहार लगाए, लेकिन न्याय जो है अभी तक न्याय उनसे काफी दूर है। तो अब ऐसे में एक नई उम्मीद जरूर जगी यहाँ पर कि जब एक नए सिरे से इस पर एक नए वकील जो है वो पैरवी करने के लिए जा रहे हैं। क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई?
बिल्कुल पंकज, आपको बता दूं कि जनपद पौड़ी की जो कि ये उत्तराखंड की नहीं, ये पूरे विश्व में ये चर्चित मामला था। अंकिता भंडारी का जो केस था कि ये बहुत चर्चित मामला था, और क्योंकि इस मामले में जो सरकारी वकील जो सरकार की तरफ से अंकिता भंडारी के परिजनों को जो वकील दिया गया था जितेंद्र रावत, उसकी जगह में अब अवनीश नेगी यहाँ पे इसका केस लड़ेंगे। और साथ साथ उनको साफ कहना है, आपको बता दूं मैं कि कुछ दिन पहले अभी यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी और तमाम कई गणेश गोलियाल जो कि यहाँ पे तमाम पहुंचते और यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया गया था। और वही अंकिता के माता पिता का कहना था और वही उसके परिवार आशुतोष नेगी जी का भी साफ कहना था कि अंकिता भंडारी के पक्ष का जो वकील है वो उसकी पैरवी सही ढंग से हमें नहीं करना खुद करता है, ना हमें कहीं पे दूसरे वकीलों को बोलने देता, जो प्राइवेट वकील है उनको नहीं बोलने देता था, जिसके कारण से उनको उनका यही कहना है कि ये पुलकित आर्य के पक्ष की बातें या कई चीजें इस तरह के गुमराह की बात कर रहे हैं। वही इनका साफ कहना है अंकिता भंडारी के माता पिता का कि जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल पाता तब तक सरकार हो चाहे विपक्ष हो हमारे साथ खड़ी रहे ताकि। और वही बात करें तो यहाँ पे आज जिस तरह से अवनीश नेगी के यहाँ पे, क्योंकि पहले भी ये यहाँ पे रह चुके हैं और अवनीश नेगी एक बड़े वैसे वकील माने जाते हैं, और उसके परिजन का साफ कहना है कि अवनीश नेगी पे हमें विश्वास है कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। और दोबारा से अब ये केस जो कि अवनीश नेगी जो वकील है वो इस पे तरह सरकारी वकील जो है वो अवनीश नेगी लड़ेंगे इस केस को। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आशुतोष नेगी है उन्होंने जिलाधिकारी के पास और उनके माता पिता और साथ पहुंच के जिलाधिकारी से मिले थे, आशीष चौहान से, तो उन्होंने वकीलों को जो पेनल्टी वो जो उसकी लिस्ट होती है वो बताया था किस किस वकील, कौन सा वकील को आप पे विश्वास है, कौन सा वकील आपको चाहिए। तो उन्होंने काफी 2-3 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन उसके बाद फाइनली अवनीश नेगी का नाम जैसे आया तो उनका परिवार का कहना है कि अवनीश नेगी एक बहुत ही वैसे वकील है और एक बहुत ही साधारण से वकील है और एक उस तरह के वकील है कि उनको विश्वास है कि इसके अंकिता भंडारी को जो न्याय मिलेगा तो अवनीश नेगी पूरी सच्चाई से करेंगे। उनका साफ कहना है अवनीश नेगी का भी कि मुझे परिवार की तरफ से मुझे आश्वासन मिला है, जो आश्वासन दिया गया है कि अब आप इस केस को लड़िए। और नई पैरवी से जिस तरह से जो केस अब ये बड़ा प्रोफाइल मामला है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, उम्मीद जगेगी। एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी भगवान। तो अब एक नए सिरे से सुनवाई यहाँ पे होगी, नए सिरे से पैरवी, नए सिरे से बहस, और जाहिर सी बात है फिर न्याय की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने विवेचना और परिकल्पना कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सामयिक राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में उत्तराखंड कांग्रेस की भूमिका पर कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग और समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कांग्रेस ने चर्चा की है। इस विचार गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस विचार गोष्ठी के माध्यम से कांग्रेस अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करेगी। एक बड़े महत्वपूर्ण समय में हो रहा है जिसमें हम समसामयिक चुनौतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं, और उन चुनौतियों को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस उसके लिए क्या जवाब ढूंढे। राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब हम ढूंढ रहे हैं और प्रांतीय स्तर पर हमारे क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को पहुंचा सकें और एक जो भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार है उसका कैसे खंडन कर सकें, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा हो रही है। क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, और इसमें हम अपनी अंदर की कमजोरियों का भी विश्लेषण कर रहे हैं और जो हमारी शक्ति है उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। कमजोरियों को कैसे दूर करें और शक्ति का ज़्यादा बेहतर उपयोग कैसे करें, ये सब बातें इस चर्चा से उभर करके आई। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।